आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फसल प्रतिरूप यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न। भारत में जो फसलें बोई जाती हैं वो ऋतु अनुसार बोई जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत की कुल भौतिक संरचना जलवायु और मृदा संबंधी जो विभिन्नताएं ऐसी हैं जो विभिन्न प्रकार की फसलों की कृषि को प्रोत्साहित करती हैं। भारत में उत्तरी व आंतरिक भागों में 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं जिन्हें खरीफ, रबी और जायद के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो खरीफ की फसल, रबी की फसलों की बुआई शरद ऋतु में आरंभ हो जाती है और रबी का जो मौसम है खरीफ के मौसम के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। इस मौसम में शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसलें उगाई जाती हैं जो कम तापमान अपेक्षाकृत कम वर्षा में भी आसानी से पैदा हो सकती हैं। रबी की जो मुख्य फसलें हैं उनमें गेहूँ, जौ, चना, तोरिया, सरसों, अलसी, मसूर इत्यादि इस ऋतु में सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी जो फसल है वो खरीफ की फसल है और आप सभी जानते हैं कि खरीफ की जो फसल है जून से सितंबर के बीच में पैदा की जाती है, उगाई जाती है और खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ ही बोई जाती हैं जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें शामिल हैं जैसे कि चावल है और कपास है, जूट है, ज्वार, बाजरा, अरहर है, मक्का है, मूंग, उड़द है, तिल है, मूंगफली है, सोया है। इन फसलों को अपेक्षाकृत अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ये वर्षा काल की फसलें होती हैं जो मानसून के साथ में ही बोई जाती हैं और मानसून के दौरान ही यानी कि लगभग सितंबर तक काट भी ली जाती है। उसके बाद एक छोटा समय होता है अप्रैल से जून का जो कि जायद की फसल के लिए हम जानते हैं। अप्रैल से जून के बीच में कुछ ऐसी फसलें भी बोई जाती हैं जो छोटी अवधि की होती हैं। में ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु हम इसको कह सकते हैं। इस ऋतु में उच्च तापमान चाहने वाली जो फसलें होती हैं सिंचाई की सहायता से हम उनको उगा सकते हैं। जायद की जो प्रमुख फसलें उसमें चावल है, मक्का है, सूरजमुखी है, मूंगफली है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, सब्जियां हैं, फल और चारे की कुछ जो है फसलें होती हैं। कुछ दालों के ऐसे बीजों की भी आजकल खोज कर ली गई है जो थोड़े समय में ही अच्छी प्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि मूंग का बीज ऐसा तैयार कर लिया गया है जो कि अप्रैल से जून के बीच में हम उसको बो सकते हैं और एक फसल मूंग की आसानी से ले सकते हैं जायद के समय में। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय कृषि ऋतु की जो कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो राज्य हैं उनके आप सभी जानते हैं कि जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो कर्क रेखा की दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो उष्णकटिबंध में पड़ता है और उसके कर्क रेखा के उत्तर का जो हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। इसलिए दोनों तरफ अगर उत्तर और दक्षिण की बात करें तो उसमें काफ़ी अंतर होता है। इसीलिए जो ऋतुएं हैं जैसे कि उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनमें जो प्रमुख फसलें जो खरीफ के समय में होती है जो जून से सितंबर के बीच में होती हैं उसमें चावल है, कपास है, बाजरा है, मक्का है और अरहर है। जबकि उसी समय यानी कि खरीफ के समय में जून से सितंबर के बीच में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके अगर हम फसलों की बात करें तो चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली होती है। अगर हम रबी की फसल की बात करें तो उत्तरी भारत के राज्यों की प्रमुख जो फसल है उसमें रबी के समय में यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में गेहूँ, चना, तोरिया, सरसों, जौ आदि बोए जाते हैं। और अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें उसमें जो फसलें बोई जाती हैं रबी के दौरान अक्टूबर से मार्च के बीच में तो चावल है, मक्का है, रागी है और मूंगफली है। जायद की अगर हम बात करें तो अप्रैल से जून के बीच में उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें वनस्पतियां हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, चारे की फसलें हैं वो तैयार की जाती हैं। जबकि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें चावल और सब्जियां और चारे की कुछ फसलें हैं वो तैयार की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकार की। मिट्टी में नमी लाने वाले जो प्रमुख स्रोत हैं उनके आधार पर हम कृषि को 2 भागों में हम बांटते हैं।
जिसमें सिंचित कृषि होती है और एक वर्षा के ऊपर निर्भर कृषि होती है जिसको बरानी कृषि भी बोलते हैं। इसमें सिंचित कृषि में रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि दो प्रकार की होती है, जबकि वर्षा निर्भर जो कृषि है उसमें शुष्क भूमि के ऊपर जो कृषि की जाती है शुष्क भूमि कृषि, और आर्द्र भूमि जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ जो खेती की जाती है उसको आर्द्र भूमि कृषि बोला जाता है। अब सिंचित जो कृषि है खेती के इस प्रकार में फसलों को विभिन्न साधनों द्वारा सिंचा जाता है, इन्हें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इस उद्देश्य के आधार पर सिंचित कृषि को भी दो भागों में बांटा है। एक रक्षित सिंचाई कृषि हम जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की खेती में फसलों की केवल उतनी सिंचाई करते हैं जितनी कि वो जल के अभाव में खत्म ना हो, नष्ट ना हो जाए। अन्य शब्दों में अगर हम इस प्रकार की खेती में कम वर्षा के कारण हुई जल की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार हम जो सिंचाई का जो हमारा उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में नमी को बनाए रखना होता है। उसके बाद है उत्पादक सिंचाई कृषि। उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है वो प्राप्त करना होता है। इसलिए स्पष्ट है कि उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक जरूरत पड़ती है। वर्षा निर्भर जो कृषि है उसमें फसल ऋतु में मिट्टी में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर वर्षा कृषि के हमने दो भाग किए हैं, जिसमें शुष्क भूमि पर जो कृषि की जाती है। भारत में कुछ ऐसी भूमि है जो शुष्क भूमि है, उस पे हम जो कृषि करते हैं उसको शुष्क भूमि कृषि की जाती है, जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं जो शुष्कता को सहने में सक्षम होती हैं, जैसे कि रागी है, बाजरा है, मूंग है, चना है और चारे की कुछ फसल होती हैं। इस प्रकार की कृषि में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियों को अपनाना पड़ता है, उनकी जरूरत पड़ती है। दूसरा है आर्द्र भूमि, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में जल की उपलब्धता जो है फसलों की ज़रूरत से ज़्यादा होती है। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे चावल है, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जूट है, गन्ना है। इन प्रदेशों में जहाँ इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जहाँ पानी की ज़्यादा मात्रा उपलब्ध होती है, वहाँ मृदापतन की भी समस्या होती है, बाढ़ की भी समस्या होती है और कई बार इस फालतू जल को सिंचाई या भूमि जल स्तर के पुनर्भरण के लिए, रिचार्जिंग के लिए भी इकट्ठा कर लिया जाता है। और वो जो इकट्ठा हम जल करते हैं उसमें कई बार हम क्या करते हैं, फिश फार्मिंग भी कर लेते हैं, यानी कि मछली पालने का काम भी कर लेते हैं। अब शुष्क भूमि पर जो कृषि की जाती है उसमें बहुत सारी मृदा अपरदन की समस्या है और अनुपजाऊ मिट्टी की जो परत है उसको बचाने के लिए, यानी कि वो हम कैसे उसको बचाएं, वो हर साल जो है वो उड़ जाती है, उसको भी बचाना ज़रूरी है। अनियमित, अनिश्चित और अपर्याप्त वर्षा है तो वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी और तंग हाल के कारण कृषि में निवेश की कमी है। उत्पादकता का जो स्तर है वो भी निम्न है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो शुष्क कृषि वाली जो भूमि है जिस पे शुष्क कृषि की जाती है वहाँ पे इस तरह की समस्याएं मिलती हैं। उनके समाधान भी कुछ अनुसंधान है जो काम कर रहे हैं। रिसर्च अनुसंधान सेंटर भी है जो काम कर रहे हैं, हैदराबाद और जोधपुर में इस तरह के हैं, उसके ऊपर काम करें। तो शुष्क भूमि जो समाधान के लिए कुछ जो सुझाव हैं, शुष्क भूमि क्षेत्रों के किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने वहाँ अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से कुछ हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रणव जो क्षेत्र है जहाँ सूखे की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं उस क्षेत्र में सूखा प्रणव क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और काम और रोजगार के बदले अनाज वगैरह दिया जाता है, ये भी वहाँ पे कार्यक्रम लागू किया हुआ, चालू किया हुआ है। शीघ्र पकने वाले फसलों को उगाया जाता है, नई तकनीक अपनाते हैं, मृदा की जो है नमी है उसको बचाए रखना पड़ता है और जीव जंतु आधारित जो क्रियाकलाप है उनको शुरू करना और लघु उद्योगों की स्थापना जैसे कदम वहाँ पे उठाए जाते हैं, जिससे कि शुष्क जो कृषि है या शुष्क भूमि की जो कृषि है वहाँ पे
जो समस्याएं हैं उनसे बचा जा सकता है। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की मदद भी ली जा सकती है कुछ अनुकूल क्षेत्रों में, जैसे कि फव्वारा सेट है, ड्रिप, आजकल जो बूंद बूंद सिंचाई जिसको हम बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम, नलकों द्वारा और जल टर्बाइनों के द्वारा भी वहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं मैंने बताया काम करती हैं, इसमें पाटन, चेरू, हैदराबाद, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर, इन पे काफ़ी काम करता है। उसके बाद जो फसलें हैं उसमें खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें जो भारत में बोई जाती हैं, उसमें खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें, तो इसको हम बोलते हैं फसल प्रतिरूप। तो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था जो है उसमें खाद्यान्नों के महत्व का इस बात से पता चलता है कि देश के कुल बोए गए जो क्षेत्र हैं उसके 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। तो देश के किसी भाग में चाहे जीवन निर्वाह के लिए या फिर व्यापारिक कृषि की जाती हो, सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुखता से बोई जाती हैं। अनाज सबसे ज़्यादा बोए जाते हैं और जो फसलें हैं उसमें खाद्य और अखाद्य, खाद्य में जो फसलें हैं उसमें अनाज और दालें, आपको पता ही है चावल और गेहूं की जो सबसे ज़्यादा पैदावार है, जो ज़्यादा भरण पोषण भारत के लोगों का करती है। और मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का है। और कुछ रोपण फसलें हैं जिसमें चाय, कहवा, तंबाकू है और गरम मसाले इसी में आते हैं। फसल और सब्जियां भी खाद्य फसलों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। खाद्य फसलों में कुछ तिलहन होती हैं, कुछ रेशेदार फसलें होती हैं, और जैसे मूंगफली है, तिल है, राई है, सरसों है, सोयाबीन है। और रेशेदार फसलें हैं जैसे कि कपास है, जूट है, मेस्टा, सन, पटुआ, नारियल है। और रोपण फसलों में जैसे रबड़ की खेती होती है। अनाज जो है भारत में जो कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर बोया जाता है अनाज। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज पैदा करके अमेरिका और चीन के बाद दूसरे स्थान पे रहता है। अब जो फसलें हैं भारत में जो बोई जाती है, मुख्य फसलें, उनमें जैसे कि चावल है, और चावल के बाद गेहूँ है, गेहूँ के बाद कुछ जो मुख्य मुख्य फसल जैसे गन्ना है, तंबाकू है और चाय है, इनके बारे में भी आपको विस्तार से हम अगले उसमें बताएंगे।